नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैनी बाबू की गिरफ्तारी के बाद से पूरी जो बौद्धिक दुनिया है, बुद्धिजीवी हैं, संस्कृति कर्मियों की दुनिया है, कलाकारों की दुनिया है, उसमें हंगामा मचा हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से इस गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। ये गिरफ्तारी एनआईए ने अभी पिछले हफ्ते की है और ये माना जा रहा है, बल्कि इस पूरे समुदाय का कहना है कि ये पूरे बौद्धिक समुदाय को डराने वाली कार्रवाई है, धमकाने वाली कार्रवाई है और जो सिलसिला इस सरकार के कार्यकाल में दमन का चल रहा है, ये उसी की एक कड़ी है। हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार प्रोफेसर हैनी बाबू को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या कारण दिया जा रहा था, उसमें कितनी सच्चाई है और इसके क्या नतीजे हमें भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, उसमें 10 तरह की खामियां देखते हैं और मानते हैं कि इससे पत्रकारिता और देश का भला नहीं हो रहा है, तो आपको सत्य हिंदी के साथ आना चाहिए, स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और फिर अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। प्रोफेसर हैनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं, बहुत ही सक्रिय प्रोफेसर हैं और उनकी ख्याति ये है कि वो दलित, आदिवासी, पिछड़े समुदायों के जो छात्र होते हैं उनके मदद करते हैं। उनके ये जो इनकी जो सीटें हैं, इनकी सीटें जो दूसरे लोग हड़प लेते हैं, उनको बचाने में, उनकी पोल खोलने के लिए बहुत सक्रिय रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इनको गिरफ्तार किया क्यों गया और उनकी गिरफ्तारी को लेकर इतना हंगामा क्यों मच रहा है। हम आपको बता दें कि प्रोफेसर हैनी बाबू को गिरफ्तार किया गया है भीमा कोरेगांव के मामले में। आपको पता ही है कि भीमा कोरेगांव का मामला 2019 के दिसंबर का है और यहाँ पर इस दिन 31 दिसंबर को देश भर से जो दलित कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो इकट्ठे होते हैं और अपनी एक जीत का जश्न मनाते हैं जो महार रेजिमेंट ने पेशवाओं को हराकर उस दिन हासिल की थी, जीत हासिल की थी, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो एक ये दलित आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बहुत बड़ा उत्सव जैसा होता है, देश भर से लोग इकट्ठे होते हैं। अब इस आंदोलन में, इस समारोह के दौरान हिंसा हो गई थोड़ी बहुत और उसको लेकर जो केंद्र सरकार है और उस समय की महाराष्ट्र सरकार है, उसने एक सक्रियता दिखाई और उन लोगों पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया जो इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं थे। एक एल्गार परिषद बनी थी जिसने पूरे देश भर में, प्रदेश भर में दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए कार्रवाई शुरू की थी। उसको इसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया, जबकि उस हिंसा के लिए जो जिम्मेदार लोग थे उनको बचा लिया गया, जिसमें संभाजी भिड़े थे और एक बोटे करके दो लोग थे जिनका संबंध संघ परिवार से था। और इनको बचाने के लिए और इन जो बौद्धिक जगत है उसको धमकाने के लिए इन पर झूठे आरोप मढ़कर उनको जेल भेज दिया गया। 2 साल से 11 लोग जेल में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। तो ये 12वें व्यक्ति हैं प्रोफेसर हैनी बाबू जिनको गिरफ्तार किया गया। उनके पहले जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें हैं रोना विल्सन, शोमा सेन, सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, पी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोंजाल्विस, गौतम नवलखा, आनंद तेल तुंबडे और अरुण फेरेरा। तो ये अब 12 लोग हो गए हैं और कहा जा रहा है कि ये सिलसिला यहीं थमने नहीं जा रहा है, बल्कि और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि सरकार ने ठान लिया है कि जो बौद्धिक जगत में लोग सक्रिय हैं, जो मानवाधिकारों के लिए सक्रिय हैं, जो आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए बोलते हैं, कार्य करते हैं, उनको सबक सिखाना है। तो एक एक करके उनको जेल भेजा जा रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी ज़मानत नहीं हो रही है, वो बड़ी बुरी परिस्थितियों में उनको जेल में रखा जा रहा है। तो ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है।
ये जो प्रोफेसर हैनी बाबू हैं, इनका इस यलगार परिषद के कार्यक्रम से कहीं भी किसी भी तरह का लेना देना नहीं था। ना तो वो संगठन में थे, ना उस कार्यक्रम में थे, ना उसके प्रचार प्रसार में थे, और ना ही वो भीमा कोरेगांव गए थे। लेकिन उनको जोड़ दिया गया इस पूरे भीमा कोरेगांव के आयोजन से और उसकी हिंसा से। ख़ास तौर पर ऐसी भी हिंसा नहीं थी जिसको लेकर देश के सब पूरे बौद्धिक समुदाय को जेल में ठूंसने की तैयारी कर ली जाती, ठूंस दिया जाता। तो उसी समय से निशाना साध लिया गया था कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कहीं से भी इन चीज़ों से जुड़े हैं, उनको पकड़ धकड़ करके अंदर करना है। तो 11 लोग तो कर ही दिए गए थे। इनके घर भी, नोएडा के रहने वाले हैं ये, इनके घर भी 2018 में छापे मारे गए थे। इनके लैपटॉप वगैरह जो भी था सब उठा के ले गए थे, और अब उसके लिए तैयारी की जा रही थी कि कैसे इनको अरेस्ट करना है। तो इनको सुनवाई के लिए मुंबई बुलाया गया था 23 जुलाई को, और फिर सुनवाई के बाद उनको वहीं पर धर लिया गया NIA की पुलिस द्वारा, NIA द्वारा, और अब जेल में है। तो इनका जो कसूर है, कसूर तो कुछ भी नहीं है। कसूर तो आप कहीं भी किसी भी तरह से जोड़े जा सकते हैं। मेरे पीछे इतनी किताबें रखी हैं, इनमें से कोई भी किताब आपको ऐसा सकती है कि ये आपत्तिजनक है, और मैं इसी तरह की गतिविधियों में, उस तरह की गतिविधियों में संलग्न हूँ। तो ये बहाने पहले भी दूसरे मामलों में भी बनाए गए हैं। वार एंड पीस तोलस्ताय की जो महान क्लासिक रचना मानी जाती है, उसको घर में रखने को लेकर भी आपत्ति की गई है। कॉमरेड कहना या लाल सलाम करने पर भी आपत्ति की गई, और सबको माओवादियों से जोड़कर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो यही उनके साथ हुआ, उनको भी इसी तरह से इस मामले में फंसा दिया गया। जून 2018 में पुणे पुलिस ने कहा था कि भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार रोना विल्सन से एक पत्र, शायद वो पैम्पलेट वगैरह रहा होगा, बरामद किया गया, जिसमें एक संदिग्ध अंडर कवर माओवादी नेता कॉमरेड GN साईं बाबा के लिए समर्थन जुटाने की अपील की गई थी। अब ये एक अंडर कवर माओवादी नेता तो थे नहीं, ये प्रोफेसर साईं बाबा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे। वो 90% अपनी शारीरिक तौर पर अक्षम हैं और अभी तक जेल में हैं। उनको किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है, तो उनसे इनको जोड़ा गया। पुलिस का कहना था कि चूंकि उस पत्र में एक जगह कॉमरेड HB का उल्लेख है, इसलिए उन्हें संदेह कि वे HB हैनी बाबू ही हैं। इसी सबूत के आधार पर सितंबर 2019 में पुणे पुलिस ने हैनी बाबू को उनके घर पर छापा मारा, और उनके जो भी सामग्री थी, लैपटॉप, पेन ड्राइव वगैरह, ईमेल अकाउंट वगैरह, सबके पासवर्ड, किताबें, और 2 किताबें भी उठा ली गई, और उनको साईं बाबा की रक्षा और रिहाई की मांग की गठित समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भी जब्त कर ली गई। तो NIA के बयान जो अखबारों में प्रकाशित हुए हैं, उनसे ये लगता है कि चूंकि उनके संबंध GN साईं बाबा से थे और उनकी रिहाई के लिए भी वो सक्रिय थे, और लेकिन उनका भीमा कोरेगांव वालों से कोई संबंध नहीं था। हाँ, वो जो भी उनको छुड़ाने के लिए समिति बनाई दी गई थी राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए, वो उसके प्रेस सचिव हैं। तो उनको उस भीमा कोरेगांव की हिंसा के मामले से जोड़कर उनकी ये गिरफ्तारी हुई है, जो निश्चित रूप से कहीं से भी नहीं लगता कि जायज़ है। अब थोड़ा ये देखते हैं कि आखिरकार हैनी बाबू किस तरह के व्यक्ति हैं, वो क्या करते रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हैनी बाबू का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, तो पढ़ाने का काम तो उनका है ही, लेकिन वो ख़ास तौर से वहाँ जो दलित, पिछड़े और आदिवासी जो छात्र आते हैं, छात्र छात्राएं आती हैं, उनके नामांकन के लिए और उनको जो वहाँ सीटें आरक्षण के तहत मिलनी चाहिए, उसके लिए वो सक्रिय रूप से काम करते हैं। अब बहुत सारे अघोषित ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनसे ये जो प्रतिभाशाली छात्र आते हैं उनको उस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाता है, और बहुत सारी सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं, और उन पर फिर बाद में जो जनरल कैटेगरी के, सामान्य श्रेणी के छात्र छात्राएं होते हैं, उनको दाखिला दे दिया जाता है। तो एक ये षड्यंत्र के तहत जानबूझकर जो अपर कास्ट के लोग वहाँ हैं, वो इस तरह का काम करते हैं कि जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण के तहत जिनका हक बनता है उन सीटों पर, उनको उससे वंचित कर दिया जाता है। अब इन्होंने
इसको रोकने के लिए पिछड़ों वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यापकों और विद्यार्थियों की एक फोरम, एकेडमिक फोरम फॉर सोशल जस्टिस के तहत उन्होंने बहुत सक्रिय कार्यक्रम किया और बहुत सारे आंकड़े जुटाए। आरटीआई के ज़रिए पूरी यूनिवर्सिटी से जो आंकड़े जुटाए गए, उससे जो तस्वीर निकल कर आई वो बड़ी भयानक थी और वो साफ करती थी कि वहाँ पर ओबीसी सीटों की लूट मची हुई है, उन्हें नहीं मिल रहा है जिनका आरक्षण है और उनको वंचित किया जा रहा है। तो जाहिर है कि इस वजह से भी जो अपर कास्ट मानसिकता की जो सरकार है केंद्र में, वो उनके पीछे पड़ी हुई थी और उनको निशाना बनाया गया कि ऐसे लोगों को जो इन वंचित शोषित वर्गों की मदद करते हैं उनको किसी रूप में फंसाकर अंदर कर दिया जाए ताकि वो लड़ने वाले ही ना रहें, उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग ही ना रहें। तो ये आप पूरा गेम प्लान देखिए कि क्या है। गेम प्लान कई स्तरों पर है कि एक तो विरोध को दबाना है, किसी भी तरह से सवाल उठाने वाले, आलोचना करने वालों को दबा देना है और कोशिश ये करनी है कि जो अपर कास्ट का जो उनका वोट बैंक है उसको खुश किया जाए इस तरह से। और चूँकि मानसिकता पूरी सवर्ण जातिवादी है और वो उसमें ये है कि निचले वर्गों को शिक्षा से क्या मतलब, वो अपने जो पारंपरिक काम हैं वही करें और यहाँ शिक्षा हमें लेने दें, हम राज करने वाले हैं, हम ही करेंगे। तो इस तरह की मानसिकता के साथ यहाँ ये काम हो रहा था। अब देखिए कि जो ये संगठन हैं, जो सांस्कृतिक और लेखकों के संगठन हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को किस तरह से कहा, इनका बयान मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसे सजग और मुखर बुद्धिजीवियों को चुप कराने के विराट अभियान की ताज़ा कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। हैनी बाबू दलितों और पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों के संघर्ष में सक्रिय एक प्रखर बुद्धिजीवी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले से लेकर नियुक्तियों तक में व्याप्त सवर्णवाद को चुनौती देने में उनकी अहम भूमिका रही है। अब ये बहुत साफ हो चला कि इस मामले में फंसाए गए लेखकों, मानवाधिकारियों, कर्मियों को जमानत न देकर उन्हें जेलों में रखा जा रहा है, वो जुर्म साबित किए बगैर सज़ा देने का एक निंदनीय उदाहरण है। अगर आपको लगता है कि इन लोगों का अपराध था तो 2 साल हो गए, इस दौरान आप निश्चित रूप से चार्जशीट दाखिल करते, कोर्ट में मामला चलता, इनको जमानत मिलने की वजह हैं तमाम, उनको जमानत दी जाती, लेकिन इस तरह की धाराएं लगा दी गई कि उन्हें जमानत न मिल सके और कोर्ट तक जाने का मामला ही नहीं बनने दिया गया। इस वजह से 2 साल से ये 12-11 लोग वहाँ हैं और आपको पता ही है कि वरवर राव की हालत क्या है, उनको कोविड हो गया है, उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है, गंभीर स्थिति में है वो। और बाकी लोग भी कब कोरोना वगैरह से संक्रमित हो जाएं, क्योंकि जेलों की हालत बहुत ख़राब है, कुछ पता नहीं है। तो हम अपने बौद्धिक वर्ग को, अपने जो जागरूक चेतना संपन्न व्यक्ति हैं, उनको अगर जेलों में ठेल दे रहे हैं, भर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने यहाँ से सोचने समझने वालों को ख़त्म कर देना चाहते हैं और अंधविश्वासी, परंपरावादी, पुरातनपंथी लोगों को महिमा मंडित करके तमाम इंस्टीट्यूशन में बैठा रहे हैं। उनके ज़रिए आप अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन भारत को तबाह कर रहे हैं। अब देखिए कि इस पर अरुंधति राय ने बड़ी तीखी टिप्पणी की है, उसको भी एक बार उस पर नज़र डालेंगे। अरुंधति राय ये कहती हैं कि एक के बाद दूसरे एक्टिविस्टों, अकादमिक जगत से जुड़े लोगों और वकीलों की गिरफ्तारी मौजूदा सरकार के डर को दिखाती है। एक्टिविस्टों, अकादमिक जगत के लोगों और वकीलों की गिरफ्तारियां मौजूदा सरकार की इस समझ को प्रदर्शित करती हैं कि इस नवजात, उभरते सेकुलर जाति विरोधी और पूंजीवादी विरोधी राजनीति से जुड़े लोग न केवल हिंदू फासीवाद का एक वैकल्पिक नैरेटिव मुहैया करा रहे हैं, बल्कि उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ये जो फासीवादी विचारधारा हिंदुत्व के नाम पर आ रही है, उसके खिलाफ चूंकि ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, नहीं चाहते कि लोकतंत्र ध्वस्त हो, इसलिए इसका विरोध करते आ रहे हैं और इसीलिए ये इनके निशाने पर है। इस तरह से उनका अगला स्टेटमेंट का अगला हिस्सा है, इस तरह से
उसके खुद की विध्वंसक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के सामने बिल्कुल साफ तौर पर सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक खतरा पेश करते हैं, जिसने इस देश को ऐसे संकट में ले जाकर खड़ा कर दिया है जिसमें हज़ारों लाखों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। और विडंबना ये है कि इसमें खुद उनके समर्थक भी शामिल हैं। तो जो सरकार ये सब कर रही है उससे ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का भला हो रहा है। अधिकतर हिंदू परेशान हैं क्योंकि 80-85% आबादी तो हिंदुओं की है। सबसे ज़्यादा परेशानियां भी उनको होनी है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और तमाम तरह की मुश्किलात उसके इस रवैये की वजह से पैदा हो रहे हैं। तो निशाने पर हिंदुस्तान है, निशाने पर लोकतंत्र है, निशाने पर धर्मनिरपेक्षता है और निशाने पर वो तमाम प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग हैं, आधुनिक सोच वाले लोग हैं जो मानते हैं कि समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए जो संविधान ने दिया है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान के तहत जो भी अधिकार पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए हैं उन्हें उनको उपयोग करने का अधिकार मिलना चाहिए और जो भी व्यवस्था के तहत उन्हें समर्थन, सहयोग दिया जाता है वो मिलना चाहिए। लेकिन ये जो विचारधारा है फासीवाद की, हिंदुत्ववाद की, वो इसके विरुद्ध खड़ी है। वो एक नकली, फर्जी, छद्म राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़कर ये सारे दमनकारी उपाय कर रही है, जिसमें ढूंढ कर, चुन कर पूरे देश भर से बुद्धिजीवियों को, ऐसे कलाकारों को, पत्रकारों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है। तो बहुत ही दुखद और बहुत ही क्षोभजनक स्थितियां हैं। इस पर गुस्सा आना चाहिए, हम सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये भारत को एक अंधकार के युग में धकेल रहा है और जहां पर हिंसा और नफ़रत के अलावा कुछ नहीं होगी। अगर इस तरह के लोग हमारे समाज में सक्रिय न रहे तो वो जो टकराव और नफ़रत का माहौल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, प्रोफेसर हैनी की गिरफ्तारी को आप इसको हल्के में न लें। इसके पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनको भी बहुत गंभीरता से लें और इन सब के बारे में सोचें और ये भी सोचें कि इस अभियान को रोकने के लिए, दमन के अभियान को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए किस तरह से हम सक्रिय होकर योगदान दे सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।